कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे समझने में पूरा जीवन लग जाता है। 26 दिसंबर 2004 सुबह के 7:58 बजे इंडोनेशिया के तट पर समुद्र में एक अर्थक्वेक आई। 9.1 मैग्नीट्यूड, इतनी पावरफुल कि पूरी पृथ्वी हिल गई। 15 मिनट बाद एक विशाल सुनामी वेव आई, 100 फीट ऊंची, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 14 देशों में तबाही। 2,30,000 लोग मर गए एक दिन में। उनमें से हजारों बच्चे थे, मासूम, निर्दोष। उस दिन के बाद एक 8 साल की लड़की ने अपनी माँ से पूछा, अगर भगवान सब देख रहा है और सब कर सकता है तो उसने इतने लोगों को क्यों मरने दिया? क्या हमने कुछ गलत किया था? उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। आज मैं आपके सामने रख रहा हूं वो सवाल जिसने हजारों सालों से फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस और कॉमन लोगों को परेशान किया है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, सब जानता है और परम दयालु है, तो बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है? ये है द प्रॉब्लम ऑफ ईवल, शायद धर्म का सबसे ट्रबलिंग सवाल। चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो अनकंफर्टेबल होगी, चैलेंजिंग होगी, लेकिन जरूरी होगी। चैप्टर 1, त्रिलेमा 3 में से एक। यह प्रॉब्लम पहली बार फॉर्मली प्रेजेंट किया था ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने लगभग 300 बीसी में। उसने एक सिंपल लेकिन डेवास्टेटिंग लॉजिक दिया। एपिक्यूरस का ट्रिलेमा। क्या भगवान बुराई को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है? क्या भगवान बुराई को रोक सकता है लेकिन रोकना नहीं चाहता, तो वो परम दयालु नहीं है? क्या भगवान बुराई को रोक सकता है और रोकना भी चाहता है, तो फिर बुराई एग्जिस्ट क्यों करती है? ये 3 स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। 1, गॉड इज ऑल पावरफुल यानी सर्वशक्तिमान। 2, गॉड इज ऑल गुड यानी परम दयालु। 3, ईवल एग्जिस्ट्स मतलब बुराई एग्जिस्ट करती है। Fascinating fact 1. The oldest question. ये सिर्फ फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये सवाल उतना ही पुराना है जितना धर्म खुद। हिंदू स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता में, अर्जुना युद्ध के मैदान में कृष्ण से पूछता है कि अगर सब कुछ डिवाइन प्लान है तो क्या उसे अपने ही रिलेटिव्स को मारना सही है? बाइबल में बुक ऑफ जॉब पूरी तरह इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। हर सिविलाइजेशन, हर रिलीजन ने इस सवाल से रेसल किया है। 2 तरह की बुराई। फिलोसोफर्स ने ईवल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 1, नेचुरल ईवल, प्राकृतिक बुराई, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, डिजीजेस, कैंसर। कोई ह्यूमन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, नेचर की क्रूअल्टी। 2, मॉरल ईवल, नैतिक बुराई, मर्डर, रेप, टॉर्चर, जेनोसाइड, ह्यूमंस द्वारा की गई बुराई। फ्री विल का डार्क साइड। दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर हम गॉड को डिफेंड करना चाहते हैं। चैप्टर 2, द ऑशविट्ज क्वेश्चन। अब मैं आपको ले जाता हूं हिस्ट्री की सबसे डार्क जगह पर, ऑशविट्ज, नाजी जर्मनी का कंसंट्रेशन कैंप हो। 1940 से 1945 के बीच इस कैंप में 11 लाख लोग मारे गए। उनमें से 90% जूस थे, हजारों बच्चे थे। एली वीसल की कहानी। फैसिनेटिंग फैक्ट नंबर 2, नाइट। एली वीजल 15 साल का था जब उसे ऑशविट्ज ले जाया गया। उसने अपनी आंखों से देखा बेबीज को आग में जिंदा फेंका जाना, बच्चों को गैस चेंबर्स में मारा जाना, लोगों को भूख से तड़पते देखा। उसने अपनी फेमस बुक नाइट में लिखा, Never shall I forget that night, the first night in camp that turned my life into one long night. Never shall I forget those flames that consumed my faith forever. उस नाइट वीजल ने अपना फेथ खो दिया। उसने लिखा, Where is God? Where is he? Here he is. He is hanging here on the gallows. The theological crisis. Holocaust के बाद theologians को एक नया टर्म बनाना पड़ा, post-Holocaust theology. Fascinating fact number 3, Richard Rubinstein. Jewish theologian Richard Rubinstein ने Holocaust के बाद declare किया, traditional concept of God, एक caring, intervening deity, Holocaust के बाद intellectually untenable है।
अगर गॉड वाकई एग्जिस्ट करता है और होलोकॉस्ट होने दिया तो या तो वो पावरलेस है या फिर वो ईवल है। दोनों ही केसेस में ट्रेडिशनल गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। द नंबर्स दैट हॉन्ट 6 मिलियन Jews murdered, 1.1 मिलियन बच्चे मारे गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए लिविंग ह्यूमंस पर, फैमिलीज को गैस चेंबर्स में एक साथ मारा गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर नंबर एक पर्सन था, एक स्टोरी थी, एक फैमिली थी, और हर एक के साथ ये क्वेश्चन गूंजता है, Where was God? Chapter 3 Theodicy भगवान का बचाव। The Odyssey, ये वर्ड बना है ग्रीक वर्ड से। Theos मतलब God और dike यानी justice, literally meaning God की justice को justify करना। अब मैं आपको बताता हूँ वो main arguments जो scholars ने दिए हैं God को defend करने के लिए। Free will defense, स्वतंत्र इच्छा का तर्क, यह सबसे popular defense है। The argument, God ने हमें free will दी क्योंकि बिना choice के love meaningless है। अगर मैं आपको प्रोग्राम करूं कि आप मुझे लव करें, क्या ये रियल लव है? नहीं। रियल लव के लिए चॉइस चाहिए, चॉइस के लिए फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के साथ बुराई करने की पॉसिबिलिटी भी आती है। Fascinating fact number 4, Saint Augustine, 4th century में सेंट ऑगस्टिन ने यह आर्ग्यूमेंट सबसे पहले डेवलप किया। उसने कहा ईवल है ही नहीं, यह सिंपली गुड की एब्सेंस है, जैसे डार्कनेस लाइट की एब्सेंस है। जब ह्यूमंस अपनी फ्री विल का मिसयूज करते हैं, वे गॉड से टर्न अवे करते हैं और यही ईवल क्रिएट करता है। द प्रॉब्लम विथ दिस डिफेंस, ये मॉरल ईवल को एक्सप्लेन कर सकता है लेकिन नेचुरल ईवल को नहीं। अर्थक्वेक किसी की फ्री विल का रिजल्ट नहीं है, कैंसर किसी की चॉइस नहीं है, सुनामी में मरने वाले बेबीज ने कौन सी चॉइस की थी? 2. सोल मेकिंग थियोडसी, आत्मा का निर्माण। यह थ्योरी ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन हिक ने 20th सेंचुरी में दी। द आर्ग्यूमेंट, यह वर्ल्ड एक सोल मेकिंग फैक्ट्री है, हम यहाँ परफेक्ट बनने के लिए नहीं आए बल्कि डेवलप होने के लिए आए हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट नंबर 5, द मेटाफोर। हिक ने एक ब्यूटीफुल मेटाफोर दिया। कल्पना करो एक पेरेंट जो अपने बच्चे को हर चीज से प्रोटेक्ट करता है, कभी गिरने नहीं देता, कभी हर्ट नहीं होने देता। क्या वो बच्चा ग्रो करेगा? नहीं। रियल ग्रोथ चैलेंजेस से आती है, सफरिंग से कंपैशन आता है, पेन से स्ट्रेंथ आती है। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, डायमंड प्रेशर से बनता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विक्टर फ्रैंकल जो नाजी कैंप्स में सर्वाइव किया, उसने लिखा सबसे वर्स्ट कंडीशंस में भी जो लोग मीनिंग ढूंढ सकते हैं वो न सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि स्पिरिचुअली ग्रो भी करते हैं। द प्रॉब्लम, लेकिन कितना सफरिंग काफी है? क्या एक 5 साल के बच्चे को कैंसर से मरना उसकी सोल मेकिंग के लिए जरूरी है? और जो लोग सफरिंग में ही मर जाते हैं उनकी सोल मेकिंग कहाँ हुई? नंबर 3, ग्रेटर गुड डिफेंस, महान भलाई। ये आर्ग्यूमेंट कहता है हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखती। द बटरफ्लाई इफेक्ट। फैसिनेटिंग फैक्ट नंबर 6, द chaos theory। 1960s में मैथमेटिशियन एडवर्ड लोरेंज ने डिस्कवर किया एक बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से दूसरी तरफ दुनिया में टोर्नेडो आ सकता है। स्मॉल इवेंट्स का लॉन्ग टर्म में ह्यूज इम्पैक्ट होता है, तो शायद जो हमें ईवल लगता है वो एक्चुअली कुछ ग्रेटर गुड की तरफ लीड कर रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। द चेस मास्टर एनालॉजी, कल्पना करो एक चेस गेम। बिगिनर को लगता है कि ग्रैंड मास्टर ने एक बैड मूव की, पीस सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन 10 मूव्स बाद वही सैक्रिफाइस चेकमेट लीड करता है। मे बी गॉड एक कॉस्मिक चेस मास्टर है और हम बिगिनर्स हैं जो पूरी स्ट्रेटजी नहीं देख पा रहे। द मैसिव प्रॉब्लम, ये आर्ग्यूमेंट टेक्निकली इररिफ्यूटेबल है क्योंकि हम कभी प्रूव नहीं कर सकते कि कोई ग्रेटर गुड नहीं है, लेकिन यह डीपली अनसैटिस्फाइंग है। क्या एक इनोसेंट बच्चे की सफरिंग कभी जस्टिफाई हो सकती है चाहे आउटकम कितना भी गुड हो? फिलोसोफर विलियम रो ने एक फेमस एग्जाम्पल दिया। एक डियर जंगल में जल रहा है, हॉरिबल डेथ, कोई देख नहीं रहा, कोई सीख नहीं रहा, बस प्योर सफरिंग।
क्या यह किसी ग्रेटर गुड के लिए नेसेसरी है? Chapter 4 Dostoevsky का विद्रोह। अब मैं आपको ले जाता हूँ 19वीं सदी के रशिया में, एक जीनियस राइटर के माइंड में, फियोदर दोस्तोयेव्स्की, जिसने लिखा द ब्रदर्स कारामाजोव, शायद प्रॉब्लम ऑफ इविल पर सबसे पावरफुल लिटरेरी एक्सप्लोरेशन। आइवन्स रिबेलियन नॉवल में एक कैरेक्टर है आइवन कारामाजोव। वो एक पैशनेट स्पीच देता है अपने भाई अलियोशा को, जो एक रिलीजियस मॉन्क है। Fascinating fact number 7. The children argument. आइवन कहता है मैं अडल्ट्स की सफरिंग एक्सेप्ट कर सकता हूं। हो सकता है उन्होंने कुछ गलत किया हो, मे बी यह कार्मा है। लेकिन बच्चे, मासूम बच्चे? फिर आइवन रियल इंसिडेंट्स डिस्क्राइब करता है जो दोस्तोयेव्स्की ने एक्चुअल न्यूज़पेपर्स से लिए थे। स्टोरी 1। एक 5 साल के लड़के को उसके पेरेंट्स ने ब्रूटली टॉर्चर किया, पूरी रात ठंड में बाहर खड़ा रखा, अपने ही एक्सक्रीमेंट में सोने को मजबूर किया। स्टोरी 2। एक 8 साल की लड़की ने एक्सीडेंटली एक जनरल के फेवरेट डॉग को हर्ट कर दिया। जनरल ने लड़की को उसकी मां के सामने डॉग से फरवा दिया। इवान कहता है, अगर इंटायर ह्यूमैनिटी की हैप्पीनेस बनी है एक छोटे बच्चे के टीयर्स पर, तो मैं वो हैप्पीनेस नहीं चाहता। मैं अपना टिकट वापस कर देता हूं। द ग्रैंड इंक्विजिटर। फिर आइवन एक पोएम सुनाता है, द ग्रैंड इंक्विजिटर। फैसिनेटिंग फैक्ट 8। जीसस रिटर्न्स। आइवन की कल्पना, जीसस वापस आता है स्पेनिश इंक्विजिशन के टाइम में, लेकिन चर्च का ग्रैंड इंक्विजिटर उसे अरेस्ट कर लेता है। वो जीसस को कहता है, तुमने ह्यूमंस को फ्रीडम दी, यह सबसे क्रूल गिफ्ट था। ह्यूमंस फ्रीडम नहीं हैंडल कर सकते, तुमने हमें सफरिंग में छोड़ दिया। हम चर्च ने क्या किया? हमने लोगों से फ्रीडम छीन ली। हमने उन्हें सिंपल आंसर्स दिए। अब वो खुश है, भले ही वो स्लेव्स है। जीसस कुछ नहीं बोलता, बस ग्रैंड इंक्विजिटर को किस करता है और चला जाता है। द डीप मीनिंग। दोस्तोयेव्स्की कह रहा है, फ्रीडम और सफरिंग इंसेपरेबल है। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी ऑफ इविल आती है। लेकिन फिर भी इवान अंत में कहता है, मैं इस दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करता, भले ही गॉड एग्जिस्ट करता हो। Chapter 5 Eastern Perspective कर्म और दुख। अब तक हम वेस्टर्न फिलॉसफी में थे, अब चलते हैं ईस्ट की तरफ। बुद्धिज्म का जवाब, बुद्धा ने प्रॉब्लम ऑफ ईविल को बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच किया। द 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. दुख। दुख एग्जिस्ट करता है। समुदाय। दुख का कारण है तन्हा, क्रेविंग, अटैचमेंट। निरोधा। दुख का अंत पॉसिबल है। मागा। दुख के अंत का रास्ता है। Fascinating fact number 9. Buddha's silence. बुद्धा से जब मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, ब्रह्मांड कैसे बना, तो वो चुप रह जाता था। उसने एक फेमस मेटाफोर दिया, द पॉइजन्ड एरो। अगर आपको पॉइजन एरो लगा है, तो क्या आप यह पूछेंगे, यह एरो किसने बनाया, किस लकड़ी का है, किस डायरेक्शन से आया? नहीं, आप उसे निकालना चाहेंगे। बस बुद्धा कहता है, दुख है, उसे कैसे एंड करें, यह फोकस करो। हिंदुइज्म और कर्मा, द कॉस्मिक अकाउंटिंग। हिंदू फिलॉसफी में हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में। आज आप जो सफर कर रहे हो, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा का रिजल्ट है। Fascinating fact number 10. द भागवत गीता। गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। डेथ एक ट्रांजिशन है, एंड नहीं। सफरिंग टेम्पररी है, आत्मा इटर्नल है। द प्रॉब्लम, लेकिन यह कई लॉजिकली प्रॉब्लमैटिक है। इन्फिनिट रिग्रेस। पहली लाइफ में किसका कर्मा था? मेमोरी प्रॉब्लम। अगर हमें पास्ट लाइफ याद नहीं,
तो सीखेंगे कैसे? विक्टिम ब्लेमिंग, क्या हम कह सकते हैं रेप विक्टिम का कर्मा बैड था? जैनिज्म का एक्सट्रीम व्यू। फैसिनेटिंग फैक्ट नंबर 11, महावीर's सॉल्यूशन। जैनिज्म के फाउंडर महावीर ने कहा, सब सफरिंग कर्मा से है। इसलिए जैन मॉन्क्स एक्सट्रीम नॉन वायलेंस फॉलो करते हैं, मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि इंसेक्ट एक्सीडेंटली न निगल ले, रात में नहीं चलते, अंधेरे में कीड़ों पर पैर न पड़े। कुछ मॉन्क्स बाल नोचते हैं, कटिंग भी वायलेंस है। यह एक्सटेंट तक जाकर वे बुराई से बचने की कोशिश करते हैं। Chapter 6, The Atheist Response. अब वो पर्सपेक्टिव जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एथियस्ट्स कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेविड ह्यूम का आर्ग्यूमेंट। 18th सेंचुरी में स्कॉटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने लिखा। Fascinating fact number 12, Dialogues Concerning Natural Religion. ह्यूम ने अपनी बुक में एक कैरेक्टर फाइलो के थ्रू कहा, क्या ये दुनिया परफेक्ट बेनेवलेंट क्रिएटर की क्रिएशन लगती है, या फिर ये एक इंडिफरेंट एमोरल यूनिवर्स है जहां चीजें रैंडमली होती हैं? ह्यूम का कंक्लूजन, एविडेंस ये पॉइंट करते हैं कि या तो 1, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, 2, या गॉड इम्परफेक्ट है, 3, या गॉड इंडिफरेंट है, डीइज्म। रिचर्ड डॉकिंस का पर्सपेक्टिव। मॉडर्न एथियस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने कहा, The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference. Fascinating fact number 13, The Selfish Gene. Dawkins की famous book, The Selfish Gene, explain करती है कि suffering evolution का byproduct है, pain एक survival mechanism है, cruelty natural selection का part है, lions जब prey को मारते हैं ये evil नहीं है, nature है, humans जब cruel होते हैं ये भी evolved behaviors हैं जो किसी time पर adaptive थे। The liberating aspect. Atheists argue करते हैं कि यह perspective actually liberating है। अगर कोई cosmic justice नहीं है तो victims को blame करने की जरूरत नहीं, उनका कर्मा बैड था। Suffering को rationalize करने की जरूरत नहीं, God की प्लान है। हम directly problem solve कर सकते हैं। कैंसर एक divine punishment नहीं है, यह biological problem है। Medical science से solve करो। Poverty cosmic justice नहीं है, यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल रिफॉर्म से सॉल्व करो। द क्रिटिक। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये पर्सपेक्टिव मीनिंग और मोरालिटी को अंडरमाइन करता है। अगर सब कुछ मीनिंगलेस एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं तो मोरालिटी कहाँ से आती है? जस्टिस क्यों मैटर करता है? क्या सच में ईविल एग्जिस्ट करता है? Chapter 7, The Personal Crisis. अब मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज बताता हूँ मॉडर्न टाइम्स की, जहां ये philosophical problem personal tragedy बन गया। Story 1, Harold Kushner. Fascinating fact number 14, when bad things happen to good people. Rabbi Harold Kushner का बेटा एरन था। 3 साल की उम्र में उसे प्रोजेरिया डायग्नोज हुआ, एक रेयर डिजीज जहां बच्चे रैपिडली एज करते हैं। डॉक्टर्स ने कहा वो 13 से 14 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। कुशनर एक रैबाई था, एक रिलीजियस लीडर। उसका गॉड में पूरा फेथ था। उसने हर प्रेयर की, हर रिचुअल फॉलो किया। एरन 14 साल की उम्र में मर गया। कुशनर ने फिर एक बुक लिखी, When Bad Things Happen to Good People, जो बेस्ट सेलर बनी। उसका कंक्लूजन क्या था? शायद गॉड सर्वशक्तिमान नहीं है। उसने लिखा, मैं एक पावरलेस इंडिफरेंट गॉड में बिलीव नहीं कर सकता, इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि गॉड लिमिटेड है। वो हमेशा इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे साथ सफर करता है। Story 2, C.S. Lewis. Fascinating fact number 15, The Problem of Pain versus a Grief Observed. C.S. Lewis, famous Christian apologist, ने 1940 में The Problem of Pain लिखी। उस बुक में उसने brilliantly defend किया कि suffering God के plan का part है। फिर 1960 में उसकी वाइफ जॉय कैंसर से मर गई। लुइस completely shattered हो गया।
उसने एक डायरी लिखी, अ ग्रीफ ऑब्जर्व्ड, जो बाद में पब्लिश हुई। उस डायरी में उसने लिखा, कहाँ है वो गॉड जिसके बारे में मैंने लिखा था? वो अब एक लॉक्ड डोर लगता है। मैं चिल्लाता हूं, कोई जवाब नहीं आता। क्या यह सब टाइम वेस्ट था? क्या मैं खुद को फूल बना रहा था? यह वही आदमी था जो दूसरों को समझा रहा था कि सफरिंग का डिवाइन पर्पस है। जब खुद पर बीती तो सारे इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कोलैप्स हो गए। द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, हम सब किसी न किसी लेवल पर इससे गुजरते हैं। एक पेरेंट जो अपने बच्चे को कैंसर से हार दे देखता है, एक पर्सन जो नेचुरल डिजास्टर में सब कुछ खो देता है, समवन जो अब्यूज सरवाइव करता है। उस मोमेंट में कोई थियोडिसी काम नहीं आती, कोई फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट दर्द कम नहीं करता। Chapter 8 Living with the Question. तो क्या आंसर है? ऑनेस्ट ट्रूथ? कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। यह वो क्वेश्चंस में से है जो हमेशा ओपन रहेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ पर्सपेक्टिव्स दूंगा जो मुझे पर्सनली हेल्पफुल लगे। Perspective 1 The Mystery. Fascinating fact number 16. Apophatic theology. एक ब्रांच है थियोलॉजी की, एपोफैटिक थियोलॉजी, जो कहती है गॉड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम सिर्फ कह सकते हैं कि गॉड क्या नहीं है। कुछ मिस्ट्रीज हैं जो ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। शायद प्रॉब्लम ऑफ ईविल उन्हीं मिस्ट्रीज में से है। ये कॉप आउट नहीं है, ये ह्यूमिलिटी है। पर्सपेक्टिव 2 प्रोटेस्ट थियोडिसी। ज्यूइश ट्रेडिशन में एक कॉन्सेप्ट है, आर्ग्यूइंग विथ गॉड। अब्राहम ने गॉड से आर्ग्यू किया सॉडम के लिए, जॉब ने गॉड को चैलेंज किया, जेरेमाया ने गॉड को क्वेश्चन किया। द पॉइंट, भगवान से सवाल पूछना ब्लास्फेमी नहीं है, यह रिलेशनशिप का हिस्सा है। नोबेल प्राइज विनर एली वीसल ने कहा, मैं गॉड से आर्ग्यू करता हूं, क्वेश्चन करता हूं, चैलेंज करता हूं, लेकिन मैं उससे बात करना नहीं छोड़ता। पर्सपेक्टिव 3 प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स। शायद ये क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल नहीं है, प्रैक्टिकल है। वोल्टेयर ने लिस्बन अर्थक्वेक 1755 के बाद, जिसमें 60,000 लोग मरे, कहा, फिलोसोफर्स आर्ग्यू करते रहें, हमें अफेक्टेड लोगों की हेल्प करनी है। द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हाई डज गॉड अलाउ सफरिंग की जगह व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट सफरिंग? आप कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हो, सफरिंग को कम कर सकते हो, कंपैशन फैला सकते हो। Perspective 4 Living Without Answer. Rainer Maria Rilke, German poet, ne beautifully likha. Live the questions now. Perhaps you will then gradually, without noticing it, live along some distant day into the answer. शायद कुछ questions को हम answer नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ live कर सकते हैं। The choice, problem of evil के सामने हमारे पास choices है। 1. faith को maintain करो, mystery accept करते हुए। 2. faith को modify करो, God की concept को adjust करो। 3. faith को छोड़ दो, atheism embrace करो। 4. agnostic रहो, acknowledge करो कि तुम नहीं जानते। कोई भी choice intellectually honest हो सकती है। कंक्लूजन, आखिरी विचार। तो दोस्तों, हम इस डिफिकल्ट जर्नी के एंड पर आ गए हैं। प्रॉब्लम ऑफ ईविल का कोई इजी आंसर नहीं है, और शायद होना भी नहीं चाहिए। अगर हम सफरिंग को इजीली एक्सप्लेन कर सकें तो हम उसकी सीरियसनेस को डिमिनिश कर देंगे। फाइनल थॉट्स। एल्बर्ट कैमू ने कहा था, एक ईमानदार इंसानिया की रात सबसे सोफिस्टिकेटेड मेटाफिजिक्स से ज्यादा वैल्यूएबल है। रियल विजडम बुक्स में नहीं मिलती, वो उस मोमेंट में मिलती है जब आप किसी सफरिंग पर्सन का हाथ पकड़ते हो, जब आप कहते हो, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड बट आई एम हियर विथ यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे आप बिलीवर हो या एथियस्ट, चाहे आपके पास आंसर्स हो या नहीं, एक चीज यूनिवर्सल है, कंपैशन। सफरिंग रियल है, पेन रियल है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ ईविल इंटेलेक्चुअली फैसिनेटिंग है।
हम आवर्स तक डिबेट कर सकते हैं थियोडिसी, कर्मा, फ्री विल के बारे में, लेकिन जब कोई एक्चुअली सफ़र कर रहा होता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को खोती है, जब कोई कैंसर से लड़ रहा है, जब कोई अब्यूज़ सर्वाइव कर रहा है, उस मोमेंट में फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। उस मोमेंट में क्या मैटर करता है? एक हाथ जो सपोर्ट करे, एक कान जो सुने, एक प्रेजेंस जो कहे मैं तुम्हारे साथ हूं। Fascinating fact number 17. The power of presence. स्टडीज में पाया गया है कि ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए सबसे हेल्पफुल चीज एडवाइस नहीं है, एक्सप्लेनेशंस नहीं है। सबसे हेल्पफुल है सिंपल प्रेजेंस, सिंपली बीइंग देयर। जब हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स से पूछा गया कि क्या उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प की, तो सबसे कॉमन आंसर था एक पर्सन जो मेरे साथ खड़ा रहा, जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने पर्सनली सीखी है। जब मेरे एक फ्रेंड की माँ कैंसर से मर गई, मैं उसके पास गया। मैं कुछ कहना चाहता था, सब ठीक हो जाएगा, वो अब बेहतर जगह पर है, ये गॉड की प्लान है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस बैठ गया उसके साथ, साइलेंट। कुछ देर बाद वो बोला, थैंक यू फॉर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग हियर। यही है असली आंसर, प्रेजेंस, कंपैशन, एक्शन। माई पर्सनल टेक, मैं पर्सनली नहीं जानता कि आंसर क्या है। मैंने अपनी लाइफ में सफरिंग देखी है, दूसरों की और अपनी भी। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद कोई डिवाइन प्लान है, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब रैंडम है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, हर पर्सन जो सफर कर रहा है वो डिजर्व करता है एम्पैथी, सपोर्ट और हेल्प, ना कि फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस। द क्वेश्चन कंटिन्यूज। प्रॉब्लम ऑफ इविल कभी फुली सॉल्व नहीं होगी। हर जनरेशन को इससे रेसल करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को अपना आंसर ढूंढना पड़ेगा, या ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आंसर नहीं है और ये ओके है। कभी कभी आई डोंट नो सबसे ऑनेस्ट आंसर होता है। एपिलॉग, एक आखिरी कहानी। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। द स्टोरी ऑफ विक्टर फ्रैंकल, रिडक्स। विक्टर फ्रैंकल, जिसका मैंने पहले मेंशन किया, नाजी कैंप्स में था। एक दिन वो और दूसरे प्रिजनर्स फोर्स्ड लेबर कर रहे थे। फ्रीजिंग कोल्ड, भूख, एग्जॉस्शन। फ्रैंकल की वाइफ, माँ, पिता, भाई सब गैस चैम्बर्स में मारे जा चुके थे। वो सोच रहा था, वाई, किस लिए? फिर अचानक उसे एक रियलाइजेशन आया। उसने इमेजिन किया कि वो वॉर के बाद एक लेक्चर हॉल में खड़ा है। वो लेक्चर दे रहा है द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स पर। उस मोमेंट में उसे मीनिंग मिल गई। उसकी सफरिंग मीनिंगलेस नहीं थी अगर वो इससे कुछ सीख सकता था, अगर वो दूसरों को हेल्प कर सकता था। फ्रैंकल सर्वाइव किया, उसने वो लेक्चर दिया, उसने मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखी जो 12 मिलियन कॉपीज बिकी। उसने मिलियंस ऑफ लोगों को हेल्प किया। द लेसन, फ्रैंकल ने नहीं पूछा व्हाई इज देयर सफरिंग, उसने पूछा हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड टू दिस सफरिंग, और उस रिस्पॉन्स में उसे मीनिंग मिल गया। फॉर यू, प्रॉब्लम ऑफ इविल का आंसर शायद बुक्स में नहीं है, शायद वो आपके एक्शंस में है। जब आप किसी को कंफर्ट देते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी के साथ खड़े रहते हो, सफरिंग को कम करने की कोशिश करते हो, उस मोमेंट में आप एक आंसर क्रिएट कर रहे हो। भले ही आपके पास एक्सप्लेनेशन ना हो, आपके पास रिस्पॉन्स है, और शायद यही काफी है। तो दोस्तों, ये थी प्रॉब्लम ऑफ इविल की गहरी यात्रा। हम गए ऑशविट्ज की डार्कनेस में, हम मिले दोस्तोयेव्स्की और बुद्धा से, हम देखा फेथ के टूटने और फिर से बनने को। फाइनल मैसेज, लाइफ के कुछ क्वेश्चंस का कोई नीट आंसर नहीं होता, और ये अनकंफर्टेबल है, फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन शायद यही हमें ह्यूमन बनाता है। ये कैपेसिटी कि हम हार्ड क्वेश्चंस पूछ सकें, ये करेज कि हम आंसर्स न होने के बावजूद आगे बढ़ सकें, ये कंपैशन कि हम एक दूसरे की सफरिंग को देख सकें और केयर कर सकें। थैंक यू, अगर आप यहां तक पहुंचे तो थैंक यू। ये इजी टॉपिक नहीं था। कमेंट में बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव है। क्या आपने पर्सनली इस क्वेश्चन से स्ट्रगल किया है? आपको क्या हेल्पफुल लगता है? और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
अगर आपको लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिमुलेशन हाइपोथेसिस की। तब तक के लिए बी काइंड, बी कंपैशनेट, बी ह्यूमन।